नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं 6 क्लास एनसीईआरटी में हिस्ट्री का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। यानी कि आज हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा जो उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है, दूध वगैरह। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो धान की खेती होती है ना, उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी गेहूं और जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यानी कि जो विशेष फसल होती है ना, उसे अलग अलग क्षेत्रों में उगाते हैं। जैसे जौ की भूमि है तो उसमें जौ उगाएंगे, गेहूं की है तो उसमें गेहूं उगाएंगे, और जो चावल की भूमि है ना, जहाँ पे चावल की पैदावार अच्छी होती है तो उसमें चावल ही उगाएंगे। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। यानी जो पहाड़ी एरिया होता है ना, उनमें जो मवेशी है जैसे गाय भैंस वगैरह, उनकी तुलना में जो भेड़ बकरी है ना, वो अधिक जीवित रह पाती है या अधिक पाई जाती है, क्योंकि उनका वातावरण ही ऐसा होता है। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। यानी स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, वे भी बदलते रहे हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकालना आदि। इसी प्रकार उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू की होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी। यानी जो चिड़िया और आदि जानवर है ना, उनसे जो पेड़ पौधे हैं ना, उनकी सुरक्षा की होगी उन्होंने, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। यानी कि शुरुआत में जब फसल उगाई होगी तो उनके जो बीजों की और जो उनकी फसल है ना, उनकी जो अन्य जानवरों से और चिड़ियों से या पशुओं से उनकी रक्षा की होगी। धीरे धीरे फिर वो कृषक बन गए होंगे। ये इस टॉपिक में बताया गया है। इस प्रकार लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज होगा। यानी सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया गया होगा? कुत्ते को। क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन जो आदि मानव था, वो सबसे पहले शिकार करता था, तो कुत्ता उसे शिकार में मदद करता होगा। इस कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू जानवर बनाया होगा। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और अधिकतर घास खाते थे। जैसे गाय, सुअर, भेड़ बकरी, ये सब जानवर क्या है, झुंड में रहते थे और घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। यानी जो लोग थे ना, जो अन्य जंगली जानवर है जो इन्हें खाते थे, उनसे इनकी सुरक्षा किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे और इनकी रक्षा करते करते धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जंगली जानवरों से भिन्न होते थे या भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर
लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जाहिर सी बात है कि पालतू जानवर किसे बनाते होंगे, जो उनके काम के होंगे। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। यानी जो कृषि के लिए अपनाई गई थी सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ है, सबसे प्राचीन फसलें हैं। उसी प्रकार सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। यानी कि सबसे प्राचीन जो पालतू बनाए गए पशु में है वो कुत्ते का नाम सर्वप्रथम आता है और बाद में भेड़ का आता है, भेड़ बकरियों का। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीजों को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखते हैं, जानवर और चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मुझे लगता है इसमें तो कोई समझाने की बात है नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतना तो जानते होंगे। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं।
ये तालिका दी गई है। देखो इस दिख रही है आपको ये तालिका नीचे, मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। यहाँ से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डियावा सभ्यता कहाँ पे है? यह भारत के उत्तर प्रदेश जिले में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। चावल, यहाँ से चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा, महागढ़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में, जहाँ से चावल, मवेशी के, यहाँ से चावल और मवेशी के यानी कि मिट्टी पर कुरों के निशान मिले हैं। गुपकराल आधुनिक कश्मीर में है। गेहूं और दलहन के यहाँ से अवशेष मिले हैं। बुरजोम कश्मीर में है। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद सभ्यता कहाँ है? बिहार में। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल आदि के साक्ष्य मिले हैं। हुल्लूर सभ्यता कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर के साक्ष्य मिले हैं। और आंध्र प्रदेश में कौन सभ्यता है? पेयमपल्ली, पेयमपल्ली सभ्यता आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर आदि के साक्ष्य मिले हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, काला चना ये कहाँ से मिला है? आंध्र प्रदेश की पेयमपल्ली सभ्यता से। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही है, यानी कि यहाँ पे कुछ ही नाम दिए गए हैं। लेकिन आपको बस ये सभ्यता जरूर रखनी है कि मेहरगढ़ कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। कोल्डेवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महागढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गुलप्राग कहाँ है? गुफकराल कहाँ है? कश्मीर में। बुरजोम कहाँ है? कश्मीर में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। हल्लूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पेयमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये सभ्यता आपको रखनी है दोस्तों। अब देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बिरजाहोर्न, यानी कि इसका नाम है बुरजोम, लेकिन इसमें दे से रखा है। बुरजोम जो कि कहाँ पर पड़ती है? कश्मीर में। बुरजोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। यानी जो पुरातात्विद थे उनको, जो बुरजोम सभ्यता है ना, यहाँ पे झोपड़ियों के अंदर भी और बाहर भी दोनों ही जगह आग जलाने के लिए जगह मिली है, यानी कि अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि वर्तमान में भी करते हैं। गर्मी में गाँव में क्या करते हैं, जो रसोई होती है उससे बाहर चूल्हा जलाते हैं और सर्दियों में रसोई के अंदर बनाते हैं, ऐसे ही करते होंगे। अब देखते हैं, एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, यानी जो बहुत सारी जो जगह पे ऐसी सभ्यता है बहुत सारी, जिनमें से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, यानी कि ऐसे औजार भी मिले हैं जिनसे जो हथियार थे ना उनके ऊपर धार दी जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, यानी कि जो ओखली और मूसली होती है उसका प्रयोग तो वर्तमान में भी ऐसे ही किया जाता है, और पहले भी ऐसे ही किया जाता था। यानी औषधियाँ होती थी और या फिर जो अनाज था उसे कूटने के लिए पहले उसका प्रयोग किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसली का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज भी ओखली का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, यानी कुछ औजार ऐसे थे जो हड्डियों से बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कि जो नवपाषाण युग के पुरास्थल है ना उनमें मिट्टी के बने बर्तन भी मिले हैं। नवपाषाण में मिले मिट्टी के बने बर्तन। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज
अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के अनुसार बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कि दोस्तों, ये जितने भी परिवर्तन आए ना, ये एक साथ नहीं आए हैं। यानी कि बहुत समय लगा था इनको, धीरे धीरे परिवर्तन आते थे। कई स्थानों पर परिवर्तन आ गया, फिर दूसरे स्थानों पर आ गया, ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन होते गए थे। अब देखते हैं अन्य रीति रिवाज। पुरातात्विक बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी रीति रिवाजों को मानते हैं जो बहुत पुराने जमाने से प्रचलित रहे थे। जनजाति। अब देखते हैं दोस्तों, जनजाति आपको दिख रहा है। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। अधिकतर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। यानी छोटे छोटे परिवार में लोग रहते थे, छोटी छोटी बस्तियों में। उन परिवारों को मिलाकर एक समूह बनता है जनजाति। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। यानी कि ऐसे काम करते थे। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। यानी कि जो बच्चे थे ना, वो खेती जो करते थे उसकी फसल की रक्षा करते थे बच्चे, और जो जानवर और चिड़िया वगैरह थी ना, पशु वशु, उन्हें भगाते थे दूर ताकि वे फसल को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती है। यानी महिलाएं जो है ना, फसल दावकर जो अनाज कूटती पीसती थी। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं। जैसे कि पुरुष थे वो बड़े बड़े झुंडों को, पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को चराते थे। यानी जो बच्चे थे ना, वो उनके छोटे झुंडों को चराते थे। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। यानी जानवरों की सफाई और दूध निकालने का कार्य स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार तथा झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। जिन्हें लीडर बनाया जाता था ना, वो या तो वृद्ध हो सकते हैं, या नौजवान हो सकते हैं, या पुरोहित हो सकते हैं, या अनुभवी हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। यानी जो वृद्ध महिलाएं थी, उनमें भी जो ज्ञानी महिलाएं थी जिनमें ज्ञान था, उनको सम्मान किया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपनी देवी देवता होते हैं। यानी उनके जो अपने देवी देवता अलग से होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। यानी कि जो जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। यानी इनका उपयोग सभी करते थे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खासतर अंतर नहीं होता था। यानी पहले अच्छा था, गरीब और अमीर में अंतर नहीं था। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। यानी जो जनजातीय समाज है ना, उनमें गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं होता था, इसलिए अन्य समाजों से भिन्न थी। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। अब देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण।
मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब देखते हैं, पहले तो ये देखना होगा हमें मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यानी मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी मेहरगढ़ में सबसे पहले लोगों ने जौ गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। उसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली है। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यह ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। गांव की यह विशेषता है कि गांव के लोग अधिकांश भोजन उत्पादन यानी कृषि कार्य में लगे रहते थे। पहले और बाद के स्तर आप देख सकते हो, इसमें पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। इस चित्र को देखो, इसको देख लो आप। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। जैसे आपकी बता, घर टूटने के बाद दोबारा घर वही बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होता रहता है। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है। जैसे एक घर है, उसको तोड़ के हम नया बनाएंगे उसके ऊपर, तो धरती ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देख सकते हो आप, ये कब्र है, इसमें दफनाया गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ऑब्जेक्ट सी बात है, पहचान सकते हैं। ये है बकरी का कंकाल और ये भी है। मेहरगढ़ के घर का चित्र, यह है मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे, यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे दिखते होंगे। अब देखते हैं दाऊजली हैंडिंग, यानी कि दाऊजली हैंडिंग क्या है दोस्तों, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। दाऊजली हैंडिंग एक सभ्यता है। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, यानी खरल और मुसल मिले हैं इसे। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास्म, यानी कि जो अति प्राचीन लकड़ी के होते थे ना, पत्थर से बनाए गए औजार थे काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। अन्यत्र इसे देख लेते हैं। एटलस में तुर्की ढूंढो, यानी कि एटलस में तुर्की ढूंढो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है, यानी कि एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थलों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय
तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, यानी कि पूरा पाषाण काल की बात है, उस समय पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, 4 टॉपिक, जो 6 क्लास से हिस्ट्री का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे और आप ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ते रहें। एनसीईआरटी को आपको, हमारा मकसद है कि इस पे यूट्यूब पे ही आपको प्रोवाइड करके यूट्यूब पे ही आपको एनसीईआरटी याद करा दी। इस वीडियो को 2 बार देखो, चैप्टर वाइज चैप्टर देखो। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो सेकंड चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।